अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, हम आज अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को ख़त्म कर लेते हैं। हमने जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ पीछे देखे थे, जिसके अंदर मैंने कहा था भाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, रिटर्न ऑन एसेट्स हो गया, रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल हो गया, फिर उसका एक सवाल भी किया था। वो प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करने के अलग तरीके थे। आज जो सिखाऊंगा वो भी एक प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करने का तरीका है, बट वो इंटरनल कंपैरिजन है विद इन अ सिंगल ईयर। यानी आज जो मैं एनालिसिस आपको सिखाऊंगा रेशियोज़ की मद में, वो आपको ये क्लैरिटी देगा कि एक कंपनी अगर सेल करती है तो सेल को करने में उसको क्या क्या खर्चे आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स जो ऑपरेशंस के रिलेटेड होते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होती है। यानी अगर मैं भाई फॉर एग्जांपल माल खरीद के आता हूँ 34 रुपये का और उसको मैं 100 रुपये का बेचता हूँ, तो टेक्निकली मैंने कितने कमा लिए, 66 रुपये कमा लिए, 66 रुपीज़ कमा लिए। तो वो सारी चीज़ें आपको पूछना नहीं पड़ेंगी किसी से, आप वो इन एनालिसिस से निकाल सकते हैं। लेट्स से आपके सामने एक एग्जांपल है। मैंने कहा कि भाई एक कंपनी का मैंने जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला हुआ है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि मैंने जो माल खरीदा और उसको जितने पे बेचा, इन दोनों का डिफरेंस, ये ग्रॉस बेसिस पे मेरी कमाई है। सर, आप इसको ग्रॉस बेसिस पे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें से अभी मेरे इस साल के मार्केटिंग के खर्चे निकलेंगे और जो मेरे ऑपरेशन के एक्सपेंडिचर्स है, रेंट वगैरह, बिजली वगैरह, वो सब निकलेगा, तब जाके मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस बात को याद रखिएगा। अभी मेरी इस एग्जांपल में जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब ये है कि आप माल कितने का खरीद के आए, उसको कितने का बेचा, इन दोनों का डिफरेंस है जो जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने एक काम ये किया, मैंने इस ग्रॉस प्रॉफिट को सेल से डिवाइड कर दिया। तो ये मुझे बता रहा है कि भाई अगर मैं 100 रुपये की सेल करता हूं, यहां पे लिख भी देता हूं मैं आप लोगों के लिए, दिस इंडिकेट्स दैट फॉर एवरी ₹100 सेल्स कंपनी इज अर्निंग 66%। यानी सर अगर मैं ये कहूं तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि सॉर्ट ऑफ मेरे पास 34% कॉस्ट इनकर होती है। यानी अगर मैं 100 रुपये का माल बेचता हूँ तो मुझे उसके ऊपर 34 रुपये खर्चा करना होता है, तो मेरी 66 रुपये की कमाई होती है। यानी इसको यूँ कह लें सिंपल ज़बान में कि एक कंपनी का जो मार्जिन है, इस कंपनी का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो 66% का मार्जिन है। यानी वो 34 रुपये की कॉस्ट इनकर कर रही है। ये तो हो गया ये वाले साल, ये वाली चीज़ हो गई। हमने कहा कि ऐसा चलें, ये हो गया। अच्छा, अब हुआ क्या, व्हाट इफ, मैं आपको इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप आए 2023 में, 2023 में, सही जी। आपने कहा 2023 में आके आपने ये देखा कि भाई आपके पास ऑल टुगेदर जो सेल्स की अमाउंट है वो इंक्रीज हो गया। मैंने अज्यूम किया, प्लीज़ मेरे बच्चों मेरी बात को समझना, मैंने अज्यूम किया कि मेरी सेलिंग प्राइसेस इंक्रीज हो गई 2023 में। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी सेलिंग प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं 2023 के अंदर, 2023 के अंदर। और मैंने कहा कि भाई अगर मेरी सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गई और मैंने लेट से कॉस्ट को सेम रखा, सही है जी, और मैं अगर ये कहूँ कि भाई इसको भी मैं ये करूँ, तो अब इस साल अगर मैं मार्जिन निकालूँ तो इस साल मार्जिन देखो कितना आ रहा है, 69%। अच्छा, तो अब अगर आप पिछले साल के मुकाबले में इस साल को कंपेयर कर रहे हैं तो इस साल का मार्जिन आपको 69% दिख रहा है। तो अब आपसे ये सवाल पूछेगा या एग्जामिनर पूछेगा या प्रैक्टिकल लाइफ में आप अगर ये एनालिसिस बना रहे हैं तो आप बोलेंगे कि 66 से 69% पे आना मतलब देयर इज अ इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट। दिस इंडिकेट्स, दिस इंडिकेट्स। अच्छा, अब आपको सवाल में पता नहीं होगा या नीचे लिख के भी नहीं दे तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों हो सकता है। ये जो मेरा मार्जिन इंक्रीज हुआ है, कमाई इंक्रीज हुई है, अगेन रिपीट कर रहा हूं मेरे बच्चों, जो मेरी कमाई इंक्रीज हुई है वो क्यों हुई होगी, जरा मैं ये बात समझाना चाह रहा हूं आपको। कमाई इंक्रीज होने का रीजन है, दिस इंडिकेट्स दैट सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स माइट हैव बीन इंक्रीज। यानी आपने सिंपल देखो, अगर मैं एक बिजनेस फिनोमिना लगाऊं, आपने क्या कहा, लास्ट ईयर का जीपी निकाला,
लास्ट ईयर का जीपी रेशियो कितना आया, आपने कहा 66%, ये जीपी रेशियो निकाल लिया मैंने। जीपी रेशियो कैसे निकलता है, जीपी को ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर दो सेल से। लास्ट ईयर का आया था 66%, ये रहा। इस साल का कितना आ रहा है भाई, 69%। अच्छा, अब आपको बोलेगा एग्जामिनर कि ये बताओ कि भाई पिछले साल के मुकाबले में इस साल क्या हुआ होगा, तो आप बोलेंगे देयर इज अ इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट, दिस इंडिकेट्स द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स माइट हैव बीन इंक्रीज। माइट हैव बीन लिखोगे कि भाई हो सकता है कि सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गई हो, क्योंकि ये रेशियो सेलिंग प्राइस के इंक्रीज होने से ही इंक्रीज होगा। या तो और देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स माइट हैव बीन डिक्रीज। यानी आपने दोनों रीजन लिख दिए भाई। पहला रीजन क्या है, सेलिंग प्राइस इंक्रीज हुई होगी। दूसरा रीजन क्या है, कॉस्ट कम हो गई होगी, तभी मेरे मार्जिन, मेरी कमाई बढ़ गई। मैं अगर ये कहूँ कि पहले मैं 34 रुपये का माल लेकर आता था तो मैं 100 रुपये का बेचता था, तो मेरी कमाई होती थी 66। अब मैं वही माल अगर यूं कहूँ, एक चीज़ को कांस्टेंट रखता हूँ, 34 रुपये का माल लेकर आया, 120 का बेचा, तो क्या मेरा मार्जिन सेम रहा या इन्हांस हो गया? सर इन्हांस हो गया, क्योंकि मेरी सेलिंग प्राइस बढ़ गई, कॉस्ट अपनी जगह है, मेरी कमाई में इजाफा हो गया। उल्टा भी कर सकते हैं, आप बोलें सेलिंग प्राइस 100 ही है, आप कहें सेलिंग प्राइस मेरी 100 की ही है, पर अब जो मैं 34 रुपये का माल खरीदता था मुझे 30 का मिल रहा है। तो इससे क्या हुआ, मेरे जो सप्लायर हैं उन्होंने मुझे डिस्काउंट दे दिया, और डिस्काउंट दे दिया तो मेरी प्राइस क्या हो गई, कम हो गई। जब प्राइस कम हो गई, मेरी बाइंग प्राइस कम हो गई, सेलिंग प्राइस अपनी जगह है, तो मेरा मार्जिन ऑटोमेटिकली, मेरी कमाई ऑटोमेटिकली इन्हांस होगी। तो अब वो आपसे पूछे मजीद के फर्दर रीजंस बताओ, कि ये तो एक लमसम बात हो गई ना, सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गई होगी, कॉस्ट डिक्रीज हो गई होगी। तो अगर कॉस्ट डिक्रीज हुई होगी तो क्यों हुई होगी? कॉस्ट डिक्रीज might be due to bulk purchase discount। हाँ जी, कॉस्ट डिक्रीज माइट बी ड्यू टू बल्क परचेज डिस्काउंट, या तो फिर कॉस्ट डिक्रीज माइट बी ड्यू टू अर्ली सेटलमेंट। यानी वो सारे रीजंस हैं जिसको कंपनी में आप देख के बता सकते हैं कि हाँ यार ये हुआ है इस साल। अगर मैं आपसे कहूँ एक ही कंपनी का 2 सालों का एनालिसिस है, मैंने कहा लास्ट ईयर ये कंपनी कितना मार्जिन कमा रही थी, आपने कहा 66%, इस साल कितना कमा रही है, 69%। सर ये जो परफॉर्मेंस है ये इम्प्रूव्ड है, ये इम्प्रूव परफॉर्मेंस की इंडिकेशन है। पर ये क्या इंटरनल एनालिसिस है, इंटरनल कंपैरिजन है। ये मुझे ये बता रहा है कि पिछले साल कंपनी 34 रुपये कॉस्ट पे लगा रही थी, इस साल कंपनी कुल मिला के 31 रुपये लगा रही है, नहीं बचत है। पर अगर फिर इसको ये भी वैलिडेट करना पड़ेगा, या तो ये मार्जिन इंक्रीज हुआ है सेलिंग प्राइस की इंक्रीज की वजह से, कॉस्ट अपनी जगह है, या तो हुआ ये कि सेलिंग प्राइस अपनी जगह है, कॉस्ट कम हो चुकी है। तो अल्टीमेटली आपने अपना दिमाग खुला रखना है कि ये हुआ होगा तो क्यों हुआ होगा, क्यों का जवाब दे रहा हूँ। और फिर एग्जामिनर ये भी बोलता है कि आपको एक सिनेरियो दे देगा और वो आपको बोले कि भाई अज्यूम करो अगर मेरी कॉस्ट डिक्रीज हो जाए तो मेरे जीपी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर मेरी सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाए तो मेरे जीपी पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो फिर वो आपको यहाँ से समझ आएगी बात। अब एक और चीज़ यहाँ पे लिख के देता हूँ तुम्हें, प्लीज रिमेंबर दैट सेलिंग मोर क्वांटिटी will not have any impact on your margins। अभी देखते हैं, मैं कह रहा हूँ क्वांटिटी का इम्पैक्ट आपके मार्जिन्स पे नहीं होता, क्वांटिटी का इम्पैक्ट आपके मार्जिन्स पे नहीं होता, ये सिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप गलत नहीं लिख के आए। एग्जाम्पल देते हैं, सर मैंने कहा 2022, ये एक अलग एग्जाम्पल है, ये 2023। मैंने कहा सर सेल्स के लिए आपने लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर आपने किया ये, आपने 10,000 यूनिट्स बेचे, 10,000 यूनिट्स बेचे और एक यूनिट आप 250 का बेचते हैं, तो ये आ गया 2.5 मिलियन। इस बार देखें मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई आप एक काम करें 15,000 बेच दें, पर 250 का ही बेचा, 250 का ही बेचा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ 250 का ही बेचा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई पर यूनिट मेरी सेलिंग प्राइस सेम है, मेरे यूनिट्स में इजाफा हो गया। अच्छा मैंने कहा कॉस्ट ऑफ सेल्स, अच्छा मैंने कहा जब 10,000 यूनिट्स बेचे हैं
10,000 यूनिट्स बेचें तो एक यूनिट में खरीद के आता था 100 का, एक यूनिट में खरीद के आता था कितने का? 100 रुपये का। अच्छा खरीद के आता हूँ 100 का, बेचता कितने का हूँ? 250 का। सही है, 10,000 हो गए। अच्छा फिर मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो मैंने कहा सर ये 100 कर लें, और आपने 15,000 बेचे। अच्छा अब मैं ये देखें मेरी क्वांटिटी का इजाफा हो गया है, क्वांटिटी का इजाफा हो गया है। तो मैंने कहा सर अब अगर हम देखें तो आपको सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज़ दिखती है, सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज़ दिखती है, कॉस्ट भी इंक्रीज़ दिखती है, तो सर ये तो पता ही नहीं क्या हुआ होगा, चलें मार्जिन देख लेते हैं। मैंने कहा जब मैं ये देखूं और ये देखूं दोनों कितना आ रहा है? 60%। नो चेंज, नो चेंज, 1 रुपये का चेंज नहीं है। भाई इसको सिंपल मैं ये कहूँ कि मेरा मार्कअप या मार्जिन पर यूनिट सेम रहता है अगर प्राइस सेम रहे। अगर पर यूनिट सेम है तो मैं क्वांटिटी को जितना भी मल्टीप्लाई करूँ वो पैसों के मुकाबले में तो मुझे ज़्यादा लेके देगा, पर परसेंटेज वाइज कमाई तो मेरी 60% ही है ना। इसको सिंपल यूँ कर लो। मैंने कहा कि भाई अगर मैं एक यूनिट 250 का है बेचता हूँ, सही जी, और ख़रीदता कितने का हूँ? 100 का, तो मेरा मुझे एक यूनिट पे बचत कितनी है? 150 की। तो मैंने कहा भाई अगर एक यूनिट पे 150 की बचत है तो कुल मिला के मैं एक यूनिट पे कितना कमाता हूँ? 60%। अब मैं 15 लाख यूनिट से क्यों ना बेच दूँ, 1 मिलियन यूनिट से क्यों ना बेच दूँ, कमाई तो मेरी 60% ही होगी ना। कैश फ्लो आता रहेगा, उसका कोई मसला नहीं है, कैश फ्लो तो आएगा, पर कहने का मतलब है परसेंटेज वाइज कमाई एक यूनिट की कमाई, कि भाई मैं बेचूं तो कितना कमाऊंगा, कमाई तो परसेंटेज टर्म्स के अंदर 60% ही रहेगी ना, क्योंकि कमाई आपकी 60% है। जो भी बेचो 15 मिलियन बेच दो भाई, बिलियन यूनिट्स बेच दो, आपकी कमाई तो 60% ही रहेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। कमाई बढ़ानी है तो आपने सेलिंग प्राइस को या तो इन्हांस करना होगा या तो ऑल टुगेदर अपनी कॉस्ट को कम करना होगा। पर यहाँ पे क्वांटिटी का इंक्रीज डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन योर मार्जिन्स। तो सर व्हाट डज हैव इम्पैक्ट ऑन माई मार्जिन? सर या तो आपकी सेलिंग प्राइस बढ़ जाए या तो आपकी कॉस्ट कम हो जाए। बात क्लियर है? तो ऐसे इन्हांस हो जाएगा। तो खैर ये आपको एक समझाने का था कि भाई अगर आप ऑल टुगेदर ये देखें कि क्वांटिटी इन्हांस हो गई है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट अपनी जगह है, तो भाई फिर ये कोई केस नहीं है, ये आपके मार्जिन को इफेक्ट नहीं करेगा, कमाई को इफेक्ट नहीं करेगा। कमाई का मतलब है परसेंटेज टर्म्स के अंदर कि आपने कितना कमा लिया। भाई मैं कह रहा हूँ पैसा तो आता जा रहा है पर कमाई तो असल में 60% ही है ना। अगर ज़्यादा कमाना चाहते हो तो या तो अपनी कॉस्ट रिडक्शन मेजर्स पे जाओ या तो सेलिंग प्राइस एनहांस करो। बात है इतनी सी, परसेंटेज वाइज आप सेम जगह पे खड़े रहेंगे, क्योंकि जितना भी बेचोगे कॉस्ट तो वही इंकर करनी है ना। तो परसेंटेज वाइज, फीसद वाइज आपकी कमाई सेम रहेगी। बात क्लियर है? अच्छा भाई ये तो हो गया जीपी का मामला, जीपी रेशियो का। अब हमने कहा अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा चलें सर यहाँ तक तो बात हो गई, मैं यहाँ पे रेशियोज निकाल लेता हूँ। हमने कहा कि सर ये हो गया था इससे डिवाइड, ये हो गया था इससे डिवाइड, ये सीन हो गया था, ये हो गया जीपी रेशियो आगे पीछे ईयर्स का। सही है जी। अब हमने कहा कि सर मैं इसमें अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस डाल दूं, ऐसी अजम्पशन है, ऐसे ही डाल दूं, तो मैंने कहा कि भाई ये आ गया, ये आ गया, सही है जी। और फिर मैंने कहा कि भाई एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर ये कर लिया, अज्यूम फिगर्स ही हैं ताकि आपको समझा पाऊँ। और मैंने कहा ये आ गया ये अमाउंट। अच्छा जब मैं इसको कटा दूं तो ये आ गया। अच्छा क्या मैं कह सकता हूँ कि सर ये जो दो मेरे अमाउंट्स हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन, ये दोनों मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, सम ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यानी अगर मैं कहूँ मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये दोनों का सम है, यस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये दोनों का सम है। अच्छा अब बहुत सुकून से मैंने कहा कि सर अब अगर मैं इसको, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को, अगेन यहाँ पे लिख देता हूँ ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है,
ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस के खर्चे निकालने के बाद। ऊपर क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट था। ये क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ग्रॉस बेसिस पे कितना कमाया, अब इसमें आप बिजनेस के खर्चे भी तो निकालोगे। जब बिजनेस के खर्चे निकाले सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग के या एडमिन के, तो मैं कह रहा हूँ ये दोनों मिला के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। अब वो बाय फंक्शन हम अलग कर लेते हैं कि सेलिंग डिपार्टमेंट में सैलरीज कितनी जा रही हैं, उनके कमीशंस कितने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ आती हैं। और वो जहाँ पे बैठे हुए उनका रेंट कितना है, वो सारी चीज़ें उधर आ रही है, बाय फंक्शन है ये। और मैंने कहा एडमिन के लोगों पे, जो एडमिन स्टाफ है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनकी सैलरीज वगैरह, फाइनेंस के बंदे, उनकी सैलरीज वगैरह यहाँ जा रही हैं। अच्छा खैर, अब मैंने किया ये कि मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सेल से डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड कर दिया। अच्छा अब अगर आप देखें, इसको मैंने इससे डिवाइड किया, इसको मैंने इससे डिवाइड किया, तो आप यहाँ पे फोकस करें। गेम क्या हुई है? गेम ये हुई है कि दोनों 57% पे आ गए। अच्छा अगर मैं इसको और इन्हांस तरीके से, अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूं, यहाँ पे आके दोनों एकदम एट पार आ गए, सेम आ गए। अब हुआ क्या है इसमें? हुआ क्या है इसमें कैसे पता लगेगा? जब हम इसके फर्दर एनालिसिस करेंगे। हमने कहा कि भाई अगर मैं अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को डिवाइड करूं इससे और लास्ट ईयर को इससे, तो मुझे एक बात पता लग रही है कि जो 2023 में हरकत हुई है, प्लीज़ सुनिएगा, 2023 में जो हरकत हुई है उसके अंदर मुझे ये बात पता लग रही है कि अगर मैं 1 रुपये की सेल करता हूँ तो मैं 4% का कमीशन दे देता हूँ। यानी देखो 100% की कमाई के लिए गया था, 100% में से आप ये तो करें कि भाई इस साल 2023 में, 23 की बात कर रहा हूँ, 2023 में 31% तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लगा दिया, माल खरीदने की कॉस्ट वो भी तो लगेगी ना। आपने कहा कितना बच गया? 69%। 69% में से 4% किसको दे दोगे? सेलिंग वालों को। पिछले साल कितने दिए थे? 2%। तो यानी बेटा आपने इस बार ऊपर तो कमाई ज़्यादा कर ली है, पर यहाँ पे आपने लूज कर दिया। मजीद कितना परसेंट? 2%। ये दीज आर द एनालिसिस। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये कंपनी इस साल, अगेन रिपीट करें, सुने मेरी बात, समझे मेरी बात, ये कंपनी इस साल अपने जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसको इन्हांस कर चुकी है। अब ऐसे आप अमाउंट वाइज देखेंगे तो आपको वो तो अमाउंट वाइज भी दिख रहा होगा, पर यू नीड टू लुक एट परसेंटेज वाइज ये हुआ क्या है। अब देखें, अगर एक बेवकूफ़ बंदा होगा ना, बोलेगा 2023 में अच्छा परफॉर्म किया, ओ भाई नहीं अच्छा परफॉर्म किया यार, एट पार, दोनों सेम है, सेम कमाई पे आके रुक गया है। बेवकूफ़ ने किया ये है कि 69% ऊपर तो फ़ायदा ले लिया, पर नीचे आते आते अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे कंट्रोल नहीं रखा। तो बाय परसेंटेज ऑपरेटिंग मार्जिन, इसको मैं क्या कहता हूँ? ये मैं क्या निकाल रहा हूँ सर? ये निकाल रहा हूँ ऑपरेटिंग मार्जिन। ये क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। ये क्या कहलाएगा सर? एडमिन एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। ये बात हो रही है। तो सर समझने की बात यह है मेरे बच्चों, समझने की बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे आपको ये बता पाऊँ और समझा पाऊँ कि सर मैं अमाउंट वाइज देख रहा हूँ, तो अमाउंट वाइज तो मुझे बोल रहे हो भाई 2023 में तो छप्पर फाड़ दिया हमने, मज़ा आ गया, कितने की ज़्यादा कमाई लग रही है सर? 6.2 मिलियन की। जबकि ऐसा नहीं है। परसेंटेज वाइज देखो असल में कितनी कमाई है, बाय क्रक्स कितनी कमाई, अमाउंट तो आ रही है, पर आपने असल में अपनी कमाई को ट्रांसलेट ही नहीं किया। जितने पैसे आपने ज़्यादा किए कैश प्रॉफिट की मद में तो वो ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब अमाउंट वाइज तो ज़्यादा आ रहे हैं, पर परसेंटेज वाइज आप उसी जगह पे खड़े हुए। दिस इज नॉट अ ट्रू पिक्चर, दिस इज नॉट अ रियल पिक्चर। आप देखें ना कमाई कितने परसेंट है एज कंपेयर टू योर सेल्स। यानी आपकी असल बचत कब कहलाएगी? जब 100 रुपये की सेल करो तो आपके पास 80% बचे, 90% बचे। ये आपकी असल प्रॉफिटेबिलिटी को असेस करने का तरीका है। प्रॉफिट तो आ रहा है, उसका तो मसला नहीं है, प्रॉफिट तो देखो अभी आ रहा है, पर ये आपको कैसे पता लगेगा कहाँ हमने भंड मारा है? भाई कहाँ हमने भंड मारा है? यहाँ पर। एज फार एज अगर आप इसको एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स देखें तो पहले आप लोगों को सेल्स करने पे 2% का कमीशन दे रहे थे, अब कितना दे रहे हैं? 4% का। यानी आपने यहाँ पे अपने खर्चों को इन्हांस किया है। जबकि होना ये चाहिए कि अगर आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है, माना सेल्स इंक्रीज हो रही है, माना खर्चे भी इंक्रीज होने चाहिए, परसेंटेज वाइज सेम रखो ना। अगर मैं ये कहूँ कि इस साल भी मैं 2% देता तो मेरे पास कुल मिला के 1258 बनना चाहिए।
ये कितना बनना है 2.67, यानी टेक्निकली मुझे ये यहाँ से पता लगा कि मैंने अपने लोगों की सैलरीज या कमीशन इस डिपार्टमेंट में इन्हांस किए हैं। कैसे पता लगा? अमाउंट वाइज नहीं, अमाउंट वाइज नहीं भाई, अमाउंट वाइज नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि भाई अगर यूनिट्स में बढ़ा दूं, ऊपर एग्जांपल दिए, यूनिट्स में बढ़ा दूं और पर यूनिट का कमीशन सेम रखूं तो परसेंटेज सेम रहेगी, कभी चेंज नहीं होगा, अल्लाह की कसम कभी चेंज नहीं होगा। क्योंकि मैं कहूँ 1 यूनिट बेचोगे 2 रुपये का कमीशन, ये रहा यहाँ पे 2%, मैं बोल रहा हूँ 10,000 यूनिट बेच दो तब भी 2 रुपये का कमीशन, बाखुदा परसेंटेज सेम आती, अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा ही दिखती, परसेंटेज सेम आती, बट अगेन 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 यहाँ पे समझाना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर 2% की बात करो ना तो ये एक्सपेंस होना चाहिए था, मतलब हमने इस डिपार्टमेंट के अंदर फोकस रखा है, मेरा एक्सपेंस ज़्यादा है। यानी हम लिखने का तरीका भी तो फिर ये होगा ना, दिस इंडिकेट्स दैट द कंपनी इज गिविंग मोर इंसेंटिव्स टू द सेलिंग एंड एडमिन डिपार्टमेंट। बात क्लियर है? अच्छा खैर, अब अगर मैं ये करूँ कि सर मैं अपने एडमिन को डिवाइड कर दूँ इससे और लास्ट ईयर से, तो ये देखें ये एग्जैक्टली 7% है। तो मतलब सर आपको एक बात बताऊँ, गेम क्या हुई है? गेम ये हुई है कि आपका जो ऊपर का बेनिफिट है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट खा गया है। और सर आप अगर ये देखें, अगर मैं इसको इन्हांस करके, तो ये पॉइंट्स में ऐसे जा रहा है, तो तभी मैंने इसको थोड़ा राउंडिंग ऑफ में रखा है ताकि आसानी से समझ जाए। यानी सर अगर मैं ये कहूँ मैं और पोटेंशियली ज़्यादा कमा सकता था, बट हुआ ये है कि इस साल कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं किया, ज़्यादा किया है। तो सर अगर मैं कहूँ एज कंपेयर टू लास्ट ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज सेम, this is because of the reason that even though the company has an increase in GP margin, but operating expenses of the company have been raised, especially selling and distribution। तो ये तो इंटरनल असेसमेंट है, ये तो इंटरनल असेसमेंट है। तो आपने क्या लिखना है? आपने लिखना ये है कि भाई ऑल्दो द जीपी रेशियो हैव बीन इनहांस बट ऑपरेटिंग मार्जिन आर सेम जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस स्पेशली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो चुके हैं। तो ये आपको कब पता लगा? नजूमी हो? नहीं, नजूमी नहीं हो, आपने डिवाइड करके चेक किया एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। अगेन देखो अमाउंट वाइज तो आप ऊपर जा रहे हो, ये तो मुझे दिख रहा है दोनों में जा रहे हो, पर देखो ना अब अमाउंट वाइज अगर ऊपर जा रहे हो तो यहाँ पे आके परसेंटेज वाइज तो कमाई आपकी सेम हो गई है, परसेंटेज वाइज तो एक्चुअल कमाई तो नहीं है ये। अगर आपने असल अपनी एफिशिएंसीज को देखना है तो आप कहें ना कि भाई पहले 2% दे रहा था तो अभी भी इसका 2% दो, ये होना चाहिए था कमीशन। टेक्निकली आपने कमीशन को इन्हांस कर दिया तो आपकी कमाई ऊपर तो बढ़ गई, आपने मार्जिन तो अपने बढ़ा लिए थे, पर नीचे आके पार पे आ गए हो। बात क्लियर है? तो खैर ये एक सोचने समझने का तरीका है, सोचने समझने का तरीका है। अच्छा अब अगर मैं सिर्फ आपको ये कहूँ, अब अगर मैं सिर्फ आपको ये कहूँ कि मैं ये घुमा दूँ, सही है, ये मैं घुमा दूँ, ये गायब कर दिए और आपको एग्जामिनर सिर्फ ये रेशियोज दे दे कि भाई जीपी रेशियो इतना है, ऑपरेटिंग रेशियो इतना है, और ये भी घुमा दे, ऐसे डेटा दिया हुआ आपके सामने, मैंने आपको सामने इलस्ट्रेशन रख रहा हूँ, ऐसे डेटा दिया हुआ, तो आप बोलेंगे कि भाई ड्यूरिंग द ईयर जीपी रेशियो हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, ड्यूरिंग द ईयर जीपी रेशियो हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 66% टू 69%, ये आपने पहली चीज़ लिखी। दिस इंडिकेट्स दैट द कंपनी माइट बी सेलिंग, मैं माइट बी की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने अपना व्यू रखना है। दिस इंडिकेट्स दैट द कंपनी माइट बी सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स एट अ हायर प्राइस, और कंपनी माइट हैव रिड्यूस इट्स कॉस्ट आइदर थ्रू, कैसे, बल्क परचेज डिस्काउंट और अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट, और द सप्लाई, और देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज अ न्यू सप्लायर who is selling the product at a lower prices। तो ये सारे बिजनेस सेंस है जो आपने यहाँ पे लगाने के, भाई कॉस्ट कम क्यों हुई होगी, पहली चीज़
कि भाई आपने बल्क परचेज डिस्काउंट ले लिया होगा, दूसरी चीज़ अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ले लिया होगा, तीसरी चीज़ नया सप्लायर होगा जो सस्ता माल बेचने पे रेडी है। तो ये 3 फैक्टर्स आपने लिखे, आप उसको समझ आ गया कि भाई आपको अक्ल है, समझ है कि क्यों हुआ होगा। फिर आप बोलोगे हाउएवर इफ वी कंपेयर आवर जीपी मार्जिन विद ऑपरेटिंग मार्जिन, this is indicated that during the current year operating expenses have been increased, that's why our operating margin is same as compared to last year। तो आपने वो असलियत बतानी है यहाँ से देख के कि भाई जीपी मार्जिन ऊपर था पर ऑपरेटिंग मार्जिन सेम हो गया। तो क्यों सेम हुआ होगा? क्योंकि इस साल मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के खर्चे ज़्यादा हो गए होंगे इस वजह से। तो आई होप दिस इज़ क्लियर, आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो सर दिस वाज ऑल अबाउट कि आप अपनी इंटरनल असेसमेंट किस तरीके से करते हो। अगेन दिस इज़ वेरी लॉजिकल, इसको मैं आपको भेज देता हूँ, उसको अच्छे से कॉपी कीजिएगा और फिर हम आगे लेके चलते हैं अगली में, जिसमें हम लिक्विडिटी रेशियो सीखेंगे, डेट रेशियो सीखेंगे। जज़ाकल्लाह।